नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। रिलायंस अस्पताल में आया धमकी भरा फोन, कॉलर ने मुकेश अंबानी और परिवार को दी जान से मारने की धमकी, तलाश में जुट गई है पुलिस। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल को एक अज्ञात नंबर से बुधवार को धमकी भरा कॉल आया। फोन करने वाले ने इस अस्पताल को बम से उड़ाने के अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी और दोनों बेटों आकाश तथा अनंत अंबानी को जान से मारने की धमकी दी है। दोस्तों, डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में इस संबंध में केस दर्ज किया गया और पुलिस फिलहाल कॉलर की तलाश कर रही है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उस नंबर की पहचान कर ली गई है जहां से कॉल आया था। सूत्रों के मुताबिक यह फोन कॉल महाराष्ट्र के बाहर से की गई थी। उन्होंने बताया कि फोन कॉल की लोकेशन को ट्रेस कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के लैंडलाइन नंबर पर बुधवार 12:57 पर एक अनजान नंबर से फोन आया था, जिसमें कॉलर ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी के अलावा दोनों बेटों आकाश और अनंत अंबानी को जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आपका काम सिर्फ झूठी जांच कराना, 6000 करोड़ के घोटाले की जांच के आदेश क्यों नहीं दिए, मनीष सिसोदिया की एलजी को चिट्ठी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में आप बनाम एलजी की लड़ाई खत्म नहीं हो रही है। दिल्ली की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी वीके सक्सेना पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें घेरने की कोशिश की। मनीष सिसोदिया ने फिर से एलजी वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने नगर निगम में 6000 के घोटाले को लेकर एलजी वीके सक्सेना पर हमला बोला है। मनीष सिसोदिया ने इस चिट्ठी के जरिए एलजी पर आरोप लगाते हुए कहा कि एमसीडी में हुए 6000 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के आदेश आपने क्यों नहीं दिए। मैंने 2 महीने पहले नगर निगम के 6000 करोड़ के घोटाले को लेकर सीबीआई जांच के लिए चिट्ठी लिखी थी, लेकिन आपने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपने मेरे घर सीबीआई के छापे डलवाए, आपको मेरी जांच कराकर कुछ नहीं मिला। मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि आपका ध्यान सिर्फ दिल्ली सरकार के कामों में हस्तक्षेप करके रोज झूठी जांच कराने पर रह गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हिमाचल दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, कुल्लू की दशहरा यात्रा में हुए शामिल। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दशहरा रथ यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। इससे पहले हिमाचल दौरे की एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने हिमाचल प्रदेश की विकास गाथा को एक नए आयाम पर पहुंचा दिया है। आज हिमाचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, आईआईटी, ट्रिपल आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना की कठिनाइयों के बावजूद भी केंद्र और हिमाचल राज्य सरकार ने जो काम किया उसका परिणाम है बिलासपुर एम्स। हम काम बहुत मजबूती से करते हैं, आज की पीढ़ी के लिए भी, आने वाली पीढ़ी के लिए करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए जिन 4 राज्यों को चुना गया है उनमें से एक हिमाचल है। हिमाचल वीरों की धरती है, मैंने यहाँ की रोटी खाई है, मुझे कर्ज भी चुकाना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इंसान को लेकर उड़ने वाला देश का पहला ड्रोन हुआ तैयार, 100 किलोग्राम वजन के साथ उड़ सकेगा, जल्द नेवी में होगा शामिल। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना में इंसानों को लेकर उड़ने वाला ड्रोन शामिल होने जा रहा है। इस ड्रोन का नाम वरुण रखा गया है। ये 100 किलोग्राम के वजन के साथ उड़ान भर सकता है। दोस्तों, 25 से 30 किलोमीटर के सफर को 30 मिनट में पूरा कर लेगा। भारतीय नौसेना ने अपने बयान में बताया कि इस ड्रोन को पुणे में स्थित भारतीय स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इसे जल्द ही नौसेना में शामिल किया जाएगा। कंपनी के को-फाउंडर बब्बर ने बताया कि ड्रोन हवा में तकनीकी खराबी के बाद भी सुरक्षित लैंडिंग करने की क्षमता रखता है। इसमें एक पैराशूट भी है जो इमरजेंसी या फिर खराबी के दौरान अपने आप खुल जाएगा और ड्रोन सुरक्षित लैंड हो जाएगा। इसके साथ ही वरुण का इस्तेमाल एयर एम्बुलेंस और दूर के इलाकों में सामान के ट्रांसपोर्ट के लिए किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। यूरोपीय यूनियन में यूनिवर्सल चार्जर नियम हुआ लागू, सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज टाइप सी केबल से ही चार्ज होंगे। एप्पल को हुआ नुकसान।
जी हाँ दोस्तों, यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट ने मंगलवार को यूनिवर्सल चार्जर नियम लागू कर दिया। मोबाइल फोन, टैबलेट और कैमरे के लिए सिंगल चार्जिंग पोर्ट जरूरी होगा। 2024 तक सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को अपने डिवाइस में टाइप सी चार्जिंग पोर्टल ऐड करना होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय लोग सिर्फ चार्जर खरीदने पर हर साल अरबों रुपया खर्च कर रहे थे। पार्लियामेंट में ज्यादातर सांसदों ने इस फैसले का समर्थन किया। समर्थन में 602 वोट के मुकाबले विरोध में सिर्फ 13 वोट पड़े। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि इस फैसले से कंज्यूमर चार्जर खरीद पर हर साल 250 मिलियन यूरो यानी कि 267 मिलियन डॉलर यानी कि रुपए में बात करें तो 2075 करोड़ रुपए तक की बचत कर पाएंगे। एक जैसे चार्जर मिलेंगे तो करीब 11,000 टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी कम हो सकता है। एप्पल ने इस पर कहा था कि यूरोपीय यूनियन के यूनिवर्सल चार्जर के फैसले से न सिर्फ यूरोप के लोगों को बल्कि पूरी दुनिया के ग्राहकों को दिक्कत होगी। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि एप्पल लाइटनिंग केबल के चार्ज होने वाले पुराने डिवाइस में टाइप सी कनेक्ट ऐड करने के बजाय टाइप सी कनेक्शन वाले नए डिवाइसेज लॉन्च कर सकता है। यूरोपियन यूनियन में कुल 27 देश हैं। यूरोपीय यूनियन का यूनिवर्सल चार्जर का नियम भारत पर लागू नहीं होगा। हालांकि दोस्तों, जब एप्पल जैसी कंपनी यूरोपियन यूनियन के देशों के लिए कोई एक चार्जर बनाएगी तो वही चार्जर वह बाकी दुनिया के देशों के लिए भी बनाना चाहेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, उत्तराकाशी हादसे के बाद जारी है आईटीबीपी का रेस्क्यू ऑपरेशन। 25 से 27 लोग अब भी हैं लापता। उत्तराखंड के द्रौपदी का डांडा सेकंड पर्वत श्रृंखला में फंसे पर्वतारोहियों के समूह को बचाने में संयुक्त बचाव अभियान जोरों पर है। दोस्तों, इस दल में कुल 61 सदस्य थे, जिनमें से 25 से 27 लोग लापता हैं। बचाव दल ने बुधवार को 14 पर्वतारोहियों को बचाया। उनका कहना है कि तूफान और हिमस्खलन इतना तेज था कि किसी को बचने का मौका नहीं मिल सका। अब भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, आईटीबीपी और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल बचे लोगों की तलाश में है। बारिश की वजह से कल राहत बचाव कार्य रोकना पड़ा था, लेकिन आज मौसम ठीक है। दोस्तों, उत्तराकाशी हादसे में आईटीबीपी का राहत और बचाव अभियान 7 दिनों तक चल सकता है। यह जानकारी आईटीबीपी टीटी के प्रवक्ता विवेक पांडे ने दी। उन्होंने कहा कि हादसे वाले स्थान की ऊंचाई 17,000 फीट है और हमने आईटीबीपी के पर्वतारोहियों की टीम भेजी है। हमारी टीम वहां तक पहुंचने वाली है। शाम तक मौत की पुष्टि हो सकेगी। 14 लोग घायल हुए हैं। उन्हें हेलीपैड से मातली लाया गया। घायलों में कोई भी स्ट्रक्चर पर नहीं था, लेकिन सभी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रेल मंत्री ने वंदे भारत को लेकर किया बड़ा ऐलान। सुनकर खुशी से झूम उठेंगे सभी यात्री। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देश में तीसरी वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू हो गया है। गुजरात के लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस का तोहफा मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाए थे दोस्तों, और इससे सफर भी उन्होंने किया था। अब मुंबई और गुजरात के बीच के यात्री तेज रफ्तार और बहुत ही कम समय में अपना सफर तय कर सकेंगे। इस बीच रेल मंत्री ने इस ट्रेन को लेकर बड़ी जानकारी दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि मध्य महाराष्ट्र के लातूर स्थित मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री आने वाले सालों में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अपडेट वेरिएंट के लिए करीब 1600 डिब्बों का निर्माण करेगी और इनमें से प्रत्येक पर 8 करोड़ रुपए से लेकर 9 करोड़ रुपए की लागत आएगी। केंद्रीय मंत्री ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि वंदे भारत ट्रेन का अपडेट वेरिएंट 200 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चलने में सक्षम होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, केमिस्ट्री का नोबेल 3 वैज्ञानिकों को मिला। इनमें से एक महिला, दूसरे को 21 साल बाद फिर पुरस्कार। कल लिटरेचर कैटेगरी का होगा ऐलान। जी हां दोस्तों, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में नोबेल प्राइज वीक 2022 का तीसरा दिन था। केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज का ऐलान किया गया तीसरे दिन। यह पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से मिला। इनके नाम है कैरोलिन बैट्रोजी अमेरिका की हैं, मॉर्टन मेल्डेन डेनमार्क के हैं और बेरी शार्पलेस ये अमेरिका के हैं। दोस्तों, 81 साल के शार्पलेस को 2001 में भी 2 अन्य वैज्ञानिकों के साथ यह पुरस्कार मिला था। नोबेल कमेटी के मुताबिक इन वैज्ञानिकों ने क्लिक की केमिस्ट्री को एक नया आयाम दिया है। इसके अलावा बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री में इनका रिसर्च भविष्य में मेडिसिन के लिए नया रास्ता खोलेगा। दोस्तों, नोबेल वीक 10 अक्टूबर तक चलेगा। 7 दिन में कुल 6 प्राइज अनाउंस होंगे। सबसे आखिर में 10 अक्टूबर को इकोनॉमिक्स कैटेगरी का नोबेल प्राइज अनाउंस किया जाएगा।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, म्यांमार में फंसे 45 भारतीयों को विदेश मंत्रालय ने किया रेस्क्यू, फर्जी जॉब रैकेट का था मामला। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने म्यांमार में फंसे कई भारतीयों को रेस्क्यू किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बुधवार को बताया कि हम म्यांमार में भारतीयों के फर्जी नौकरी रैकेट में फंसने के मामले को सक्रिय रूप से देख रहे हैं। लगभग 32 भारतीयों को पहले ही बचाया जा चुका है। वहीं अब 13 और भारतीय नागरिकों को बचाया गया है जो आज तमिलनाडु पहुंचेंगे। दोस्तों अरिंदम बागची ने बताया कि कई भारतीय नागरिकों को म्यांमार में फर्जी नौकरी रैकेट चलाने वाले लोगों से मुक्त करवाया गया है और वे उस देश में अवैध प्रवेश के लिए म्यांमार के अधिकारियों की हिरासत में हैं। उन्हें जल्द से जल्द वापस लाने के लिए कानूनी औपचारिकताएं शुरू कर दी गई हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तेलंगाना के सीएम ने दशहरा पर लॉन्च की नेशनल पार्टी, भारत राष्ट्र समिति है नाम। ममता, नीतीश जैसे 6 विपक्षी लीडर्स से मिलने के बाद बड़ा कदम उठाया। जी हां दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने दशहरा के मौके पर बुधवार को राष्ट्रीय पार्टी लॉन्च की। उन्होंने इस पार्टी को भारत राष्ट्र समिति नाम दिया। लॉन्चिंग के लिए उन्होंने दोपहर 1:19 का मुहूर्त रखा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति अब BRS बन गई है। इस कार्यक्रम में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी और DMK के सहयोगी थोल थिरुमावल्लम मौजूद थे। दोस्तों KCR ने 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नेशनल पार्टी लॉन्च की है। यह बड़ा कदम उठाने के से पहले उन्होंने पिछले दिनों बंगाल की CM ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के CM MK स्टालिन, केरला के पिनराई विजयन और ओडिशा के विनय पटनायक से मुलाकात की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस राज्य में धान की बम्पर पैदावार, पिछले साल से 1.5 लाख हेक्टेयर में अधिक हुई फसल। जी हां दोस्तों, खरीफ फसल की कटाई शुरू हो गई है। धान विभिन्न राज्यों की मंडियों में बिकने के लिए पहुंच रहा है। काफी संख्या में किसान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में धान मंडी में बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। दोस्तों इस बार पंजाब में धान की बम्पर फसल हुई। वर्ष 2021 के मुकाबले इस साल 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि में अधिक धान हुआ है। अधिक धान की पैदावार से किसान भी खुश है और राज्य सरकार ने भी भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2021 में 29.61 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान बोया गया था। इस बार पंजाब में 31.13 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर धान की फसल उगाई गई है। दोस्तों आंकड़ों को देखें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल 1.5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर धान उगाया गया है। ऐसे में सरकार को बम्पर पैदावार होने की उम्मीद है। हालांकि धान का मंडियों में पहुंचना लगातार जारी है। जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितने धान की पैदावार पंजाब में हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रोहित एंड कंपनी 15 खिलाड़ियों के साथ भरेगी ऑस्ट्रेलिया की उड़ान। BCCI को मोहम्मद शमी की मेडिकल रिपोर्ट का है इंतजार। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा एंड कंपनी आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिए गुरुवार यानी कि 6 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरेगी। टीम इंडिया 15 खिलाड़ियों के संग ही पर्थ पहुंचेगी दोस्तों, जहां वह ICC के इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए अपना बेस कैंप लगाएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने अभी तक चोटिल तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के विकल्प का ऐलान नहीं किया है। इसके अलावा टीम के साथ रिजर्व खिलाड़ी भी ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए चुने गए रिजर्व खिलाड़ी इस समय साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने में व्यस्त हैं। हालांकि दोस्तों अब तब तक भारतीय टीम के साथ उनके नेट बॉलर्स होंगे जो बल्लेबाजों को वाखा के पिच पर प्रैक्टिस करवाएंगे। टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने संकेत दिया है कि मोहम्मद शमी कोरोना संक्रमण से उबरकर पूरी तरह फिट होने पर ही T20 विश्व कप में भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह की जगह लेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, हादसे में पायलट की मौत। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके के पास आज भारतीय सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सेना अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में एक पायलट की मौत हो गई, वहीं दूसरे पायलट का इलाज चल रहा है। दोस्तों घटना पर प्रेस रिलीज सामने आया है जिसमें बताया गया है कि तवांग के पास अग्रिम क्षेत्र में उड़ान भर रहा सेना का चीता हेलीकॉप्टर सुबह 10 बजे एक नियमित उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद आनन फानन में दोनों पायलटों को नजदीकी सैन्य अस्पताल ले जाया गया, जहां एक पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल सौरभ यादव को जो कि गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरे पायलट का फिलहाल इलाज चल रहा है। प्रेस रिलीज में कहा गया कि अभी दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है, इस पर जांच की जाएगी और क्रैश का असल कारण जाना जाएगा। इसके बाद दोस्तों जाने के लिए बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है
तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दीजिए। और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। वर्ल्ड वाइड पोन्नियम सेल्वन एक ने किया 300 करोड़ का आंकड़ा पार। आरआर और केजीएफ 2 के रिकॉर्ड से कुछ कदम है दूर। जी हां दोस्तों, फिल्म मेकर मणिरत्नम की मच अवेटेड फिल्म PS1 सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। फिल्म कल्कि की नोवेल पर आधारित है और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचा रही है। दोस्तों फिल्म सूत्रों की माने तो PS1 अब तक 300 करोड़ का ग्लोबल बिजनेस कर चुकी है। वहीं तमिलनाडु में 100 करोड़ का बेंचमार्क स्थापित कर चुकी है। PS1 30 सितंबर को 5 भाषाओं तमिल, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, में रिलीज की गई थी। दोस्तों ट्रेड एनालिस्ट त्रिनाथ ने कंफर्म किया है कि PS1 ने दुनिया भर में 300 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। वहीं एनालिस्ट रमेश बाला ने ट्वीट कर कहा कि PS1 ने सिर्फ तमिलनाडु में 100 करोड़ की कमाई की। फिल्म को राजामौली की RRR और यश की KGF 2 से कंपेयर करके देखा जा रहा है। दोनों ही फिल्मों ने वर्ल्ड वाइड 600 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। दोस्तों उम्मीद की जा रही है कि PS1 भी दर्शकों को उतनी ही भाएगी और इन फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दशहरे पर जियो का ट्रू 5G बीटा ट्रायल। दिल्ली, मुंबई समेत 4 शहरों में लॉन्च की सर्विस। 1 Gbps स्पीड में अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा। जी हां दोस्तों, रिलायंस जियो की ट्रू 5G सर्विस दशहरा यानी कि 5 अक्टूबर से शुरू हो गई। यह सर्विस देश के 4 शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में शुरू की गई है। दोस्तों अभी यह सर्विस ऑन इन्विटेशन है, यानी कि मौजूदा जियो यूजर्स में से कुछ चुनिंदा ग्राहकों को ही इस सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए इन्विटेशन दिया जा रहा है। दोस्तों यूजर्स को इसके साथ ही वेलकम ऑफर भी मिलेगा, जिसके तहत यूजर्स को 1 Gbps तक की स्पीड और अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा। इनवाइटेड यूजर्स इन जियो ट्रू 5G सर्विस का एक्सपीरियंस करेंगे और उनके अनुभवों के आधार पर ही कंपनी डिटेल 5G सर्विस लॉन्च करेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, कौशल विकास, छोटे मध्यम और बड़े उद्यमों, IoT, स्मार्ट होम और गेमिंग जैसे क्षेत्रों को यह पूरी तरह से बदल कर रख देगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 9 महीने बाद टाला धनुष और ऐश्वर्या ने तलाक का फैसला। रजनीकांत ने कराई बेटी दामाद में सुलह। जी हां दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत और दामाद धनुष ने 9 महीने पहले तलाक लेने का फैसला किया था। अब वो अपना घर बचाने में कामयाब हो गए हैं और अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं। अब मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि रजनीकांत की बेटी और दामाद ने तलाक लेने का फैसला टाल दिया है। दोस्तों दोनों इस साल तलाक का ऐलान जनवरी में किए थे और 18 साल पुराने रिश्ता पल भर में तोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन बताया जा रहा है कि अब रजनीकांत ने घर बुलाकर दोनों के बीच सुलह कराई और ऐसा लग रहा है कि एक्टर की सेहत भी रंग लाई है। खबरों की माने तो बताया जा रहा है कि रजनीकांत के घर धनुष और ऐश्वर्या की फैमिली ने साथ में मीटिंग की थी। इस दौरान कपल को लेकर यह फैसला हुआ था कि दोनों अपने रिश्ते को एक और मौका देंगे और सभी ने इस पर अपनी सहमति भी जताई है। कहा जा रहा है कि रजनीकांत अपनी बेटी ऐश्वर्या का घर बचाने के लिए शुरू से ही काफी कोशिश कर रहे थे। जब दोनों ने पहली बार तलाक का ऐलान किया था तो सबसे पहले उन्होंने ही दोनों को समझाने की पूरी कोशिश की थी और हार नहीं माने जब तक कि दोनों में सुलह ना हो गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दीपक चहर ने जीता दिल, पैर विकेट पर लगा लेकिन नॉट आउट रहे रूसो। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के आखिरी T20 मैच में टीम इंडिया 49 रन से हार गई। लगातार छठी बार देश के सबसे साफ शहर का रुतबा पाने वाले इंदौर में भारतीय टीम अफ्रीका पर 3-0 से सफाया नहीं कर सकी। दोस्तों सीरीज 2-1 से भारत के नाम रही। हार के बावजूद इस मैच में कई ऐसे पल आए जिसने भारतीय दर्शकों को रोमांचित करने के साथ ही हैरान भी किया। हमारे तेज गेंदबाज दीपक चहर ने एक बार खेल भावना का परिचय दिया तो दूसरे मौके पर वे आपाक होते हुए भी नजर आए। दोस्तों आखिरी T20 मैच में दीपक चहर ने शानदार खेल भावना दिखाकर सबका दिल जीत लिया। उनके पास 16वें ओवर में अफ्रीकी बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टम्प्स को मार्कडिंग के तरीके से रन आउट करने का मौका था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। चहर ने अफ्रीकी बल्लेबाज को चेतावनी दी और हंसते हुए गेंदबाजी करने वापस लौट गए। दोस्तों बाद में स्टम्प्स का विकेट दीपक चहर को ही मिला। स्टम्प्स आर अश्विन को कैच थमाकर पेविलियन लौटे। उन्होंने 18 गेंदों का सामना कर 23 रन बनाए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल ही में भारतीय महिला टीम इंग्लैंड दौरे पर गई थी। वहां टीम की गेंदबाज दीप्ति शर्मा ने इंग्लैंड के साथ खेले गए तीसरे वनडे मैच में चार्ली डीन को बॉल फेंकने से पहले नॉन स्ट्राइक को छोड़ने पर रन आउट कर दिया था। इसके बाद इस मार्कडिंग आउट पर खूब बवाल हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
आईसीसी टी20 रैंकिंग, सूर्य कुमार यादव पहुंचे नंबर 1 के नजदीक, जाने रिजवान से कितने कदम है दूर। जी हां दोस्तों, भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव नवीनतम आईसीसी पुरुष खिलाड़ी टी20 रैंकिंग में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के और करीब आ गए हैं। ऐसे में दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज बनने की लड़ाई तेज और रोमांचक हो गई है। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने 2022 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की हालिया टी20 सीरीज को दो अर्धशतकों के साथ खत्म किया। इसके साथ ही वह सीरीज में 119 रन के साथ प्रमुख रन स्कोरर भी रहे। सूर्या ने अपने इस फॉर्म के दम पर टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में खुद को रिजवान के और करीब ला दिया। सूर्या अब रिजवान से सिर्फ 16 रेटिंग पॉइंट्स पीछे हैं। दोस्तों, 32 वर्षीय खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में होने वाले आगामी आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 के दौरान टॉप पर आने की कोशिश करेगा। दोस्तों, मोहम्मद रिजवान ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 316 रन के प्रभावशाली रन के साथ प्रमुख रन स्कोरर के रूप में 7 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज समाप्त की। अनुभवी बल्लेबाज को सीरीज के छठे गेम के लिए आराम दिया गया था और लाहौर में सीरीज निर्णायक में वह सिर्फ 1 रन बना पाए थे। ऐसे में दाएं हाथ के बल्लेबाज के रैंकिंग स्थान में तो कोई कमी नहीं आई, लेकिन रेटिंग पर इसका असर जरूर हुआ। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पाकिस्तान से नहीं होगी कोई बातचीत, आतंकवाद बर्दाश्त नहीं। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार करते हुए बुधवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया करेगी और इसे देश का सबसे शांतिपूर्ण स्थान बनाएगी। अमित शाह ने एक रैली को संबोधित करते हुए सवाल किया कि क्या आतंकवाद ने कभी किसी को फायदा पहुंचाया है और 1990 के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ने 42,000 लोगों की जान ली है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में कथित रूप से विकास नहीं होने के लिए अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती, पीडीपी और नेहरू गांधी कांग्रेस परिवारों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने 1947 में देश की आज़ादी के बाद से इन तीनों दलों ने ही ज़्यादातर समय तत्कालीन राज्य में शासन किया था। गृह मंत्री ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, हमें पाकिस्तान से बात क्यों करनी चाहिए। हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, हम बारामूला के लोगों से बात करेंगे, हम कश्मीर के लोगों से बात करेंगे। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला टी20 विश्व कप कौन सी टीम ने जीता था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि 20 ओवरों का टी20 वर्ल्ड कप पहली बार कौन सी टीम ने जीता था, तो जल्दी से उस टीम का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।